गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आज की हमारी पहली क्लास है। हम इसमें कोशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आईसी क्लासेस यानी कि इंदौलिया क्लासेस। इंदौलिया क्लासेस पे हमने नया कोर्स बायोलॉजी का स्टार्ट किया है। वैसे तो कोशिका हम पढ़ेंगे, पर फिर भी हम आपको कुछ बॉडी पार्ट्स दिखाएंगे। इसका कोर्स का संबंध नहीं है, पर फिर भी हमने ये लगाया तो आपको थोड़ी हेल्प भी करेगा। आप इसे पढ़ सकते हो बहुत स्लोली। ये हेड है, नी के शोल्डर्स हैं, ये चेस्ट है, ये एब्डोमेन है, ये प्लेसिव है। इसी तरीके से आप ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत ही आराम से हमने ये कोर्स जो है तैयार किया है, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आप वीडियो पॉज कर कर भी इसे पढ़ के देख सकते हैं। हम इसे बहुत ही आराम से स्लाइड कर रहे हैं। ये सभी स्लाइडें आपके लिए ही तैयार की गई हैं। हर वो चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कोशिका। कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका क्या है? सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी कोई भी जीव जंतु जो भी है उसका निर्माण कोशिकाओं से ही हुआ है। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि जो जीव जो हैं एक कोशिका के हैं, या एक कोशिकीय जीव जो हैं जो एक कोशिका से बने हुए हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि दूसरे हमारे जैसे जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। समझे? जो जीव जंतु अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो दोस्तों कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं को देखा था। कार्क एक पेड़ का नाम है। कॉर्क, ये कॉर्क जो है एक पेड़ है, इसकी कोशिकाओं को रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में देखा। तो इस चीज़ को पॉइंट आउट कर लेना। रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिकाओं को किसने देखा, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। काई पे की? किस चीज़ से पता लगाया? कॉर्क के पेड़ से। और कौन सी सन में की? तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की गई। उनका चित्र दिया, यह चित्र साधारण सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखी गई थी। ये जो कोशिका है इसे साधारण सूक्ष्मदर्शी की मदद से उन्होंने देखा था। चलिए अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोशिका में अनेक वैज्ञानिकों के अनेक मत हैं, अपने अपने सभी के अलग अलग मत हैं। तो पहले हम सभी वैज्ञानिकों मत के बारे में जानते हैं, फिर आगे कोशिका के बारे में। कोशिका को बहुत ही डिटेल से हम पढ़ेंगे। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10 मिनट का हमारा वीडियो रहेगा। तो 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधे के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि 1838 में एक और वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, यानी कि उस वैज्ञानिक का नाम था मैथियस स्लाइडेन। यानी मैथियस स्लाइडेन थे, जिसने कि 1838 ईस्वी में वनस्पति विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक था मैथियस स्लाइडेन, जिसने कि 1838 में खोज की, और ये जर्मनी से थे। ठीक है, ये जो पॉइंट आउट है इन्हें आप नोट करते रहना, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं, ये जो कोशिका हैं इनसे ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। ये जो बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं ये पौधों में ऊतकों का निर्माण करती हैं। लगभग इसी समय यानी 1839 ईस्वी में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक ने थियोडोर स्वान विभिन्न जंतुओं के अध्ययन किया। थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतुओं पर अध्ययन किया। ब्रिटिश वैज्ञानिक का नाम है थियोडोर स्वान, ध्यान रखना। थियोडोर स्वान एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिसने 1839 ईस्वी में अध्ययन किया था जंतु कोशिकाओं पर। ठीक है दोस्तों, तो थियोडोर स्वान एक जंतु कोशिका पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक थे। तो स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत ये दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया जो यह बताता है कि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। यानी कि इन दोनों ने एक सिद्धांत दिया या एक नियम या एक ही बात बोली, परंतु उस बात से हमें ये नहीं पता लग पाए या ये पता नहीं लग पाता है कि इनका निर्माण कैसे हो रहा है कोशिकाओं का। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार रेडोल्फ विचो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। यानी कि पहली बार सबसे पहले रेडोल्फ विचो ने 1855 में यह बताया कि कोशिका का भी विभाजन किया जा सकता है, कोशिकाओं को भी टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्वतः स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, अमोनिस सेलुला ई सेलुला के कारण। यानी कि नई रेडोल्फ विचो ने 1855 में यह बताया कि नई कोशिका का जन्म पुरानी कोशिका से ही होता है। पुरानी कोशिका नष्ट हो जाती है और नई कोशिकाओं का जन्म हो जाता है, और हम कोशिका को विभाजित भी कर सकते हैं, यानी कोशिका को तोड़ भी सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय में परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत हैं। यानी कि इन्होंने अपना नया कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया स्वान एवं स्लाइडेन के कोशिका सिद्धांत को झुठलाते हुए, या उनके सिद्धांत के बावजूद भी इन्होंने अब एक नया सिद्धांत रखा। और वो सिद्धांत कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। उन सिद्धांतों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो तीन सिद्धांत हैं, चलिए जानते हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने हैं, यानी कोई भी जीव जंतु जो भी है, पेड़ पौधा, वो सभी कोशिका और कोशिकाओं के उत्पाद से बने हैं। नंबर 2, सभी जीवों की बुनियादी इकाई कोशिकाएं हैं, यानी कि सभी जीव जो भी हैं उनकी बुनियादी जो इकाई है वो कोशिका है। ठीक है दोस्तों, सभी कोशिकाएं पूर्वतः स्थित कोशिकाओं में से निर्मित होती हैं, यानी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपने से पहली कोशिकाओं से बनी हुई हैं, या जितनी भी कोशिकाओं का निर्माण जो है वो अपने से पुरानी कोशिकाओं के ख़त्म होने से या मरने से या फिर उनके बाद जन्म नई कोशिकाओं का होता है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है, इसको केंद्रक कहते हैं। यानी कोई भी कोशिका हो या किसी भी कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक क्या है, तो केंद्रक क्या है पढ़ते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को देरी न करते हुए। केंद्रक, कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी। यानी कि केंद्रक की खोज जो है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की। किसके केंद्रक की, कोशिका के केंद्र की खोज जो हुई है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। केंद्रक आवरण दो समानांतर झिल्लियों के से बना होता है, यानी केंद्र जो होता है उसका आवरण यानी कि बाहरी भाग वो दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है, जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया गया है। यानी कि जो केंद्रक है उसके बाहर के आवरण के बीच में
10 से 50 नैनोमीटर का खाली स्थान मिलता है, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई पूछे परिकेंद्रीय अवकाश क्या है, तो परिकेंद्रीय अवकाश वो है जो केंद्रक के आवरण के बीच में जो स्थान होता है उसे परिकेंद्रीय आवरण या परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। अंतरावस्था केंद्र, अंतरावस्था केंद्रक के ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियां प्रोटीन तंतुओं की झलका मिलती हैं। अंतरावस्था में केंद्रक की ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियां प्रोटीन तंतुओं की झलकाएं मिलती हैं, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये ढीली ढाली न्यूक्लियां प्रोटीन तंतुओं जो होती हैं उन्हें क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं में विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। यानी कि जब उसकी विभिन्न अवस्थाएं आती हैं और उनमें विभाजन होता है, यानी कि वो अलग अलग होते चले जाते हैं, तो उस समय उनके स्थान पर गुणसूत्र वाली संरचना दिखाई देती है। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं। क्रोमैटिन जो है उसमें क्षारीय प्रोटीन मिलता है और कुछ डीएनए भी देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हिस्टोन कहते हैं, जिसे हिस्टोन कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है, यानी इतर हिस्टोन और आरएनए भी यहाँ पे पाया जाता है। केंद्रक के अंदर, केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, यानी कि केंद्रक के अंदर जो भी आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे डीएनए कहते हैं। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होते हैं उसे यूकैरियोटिक व झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यानी कि जो भी केंद्रक झिल्ली युक्त होता है उसे यूकैरियोटिक, और जिसके अंदर झिल्ली नहीं होती केंद्र के अंदर उसे प्रोकैरियोटिक केंद्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें केंद्रक के अतिरिक्त भी अनेक संरचना हमें देखने को मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं। जैसे अंतःप्रद्रव्य जलिकाएँ, सूत्रकणिकाएँ, सूक्ष्म गोलजीकाएँ, लयनकाएँ व राजधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव, यानी कि वो नहीं पाई जाती हैं या बहुत कम, ना के बराबर होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका व प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। यानी कि राइबोसोम जो हैं वो दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों रहित लवक, पौधे व सूत्रकणिका में व खुदरी अंतर्व्यापी जलिका भी मिलते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित राइबोसोम पाए जाते हैं, अंगक राइबोसोम। और कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल द्रव्य में ही नहीं बल्कि अंगक रहित लवक व सूत्रकणिका में खुरदरी अंतर्व्यापी जलिका भी मिलते हैं। यानी कि वो जो है थोड़े थोड़े कणों के रूप में भी पाया जाता है। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। यानी कोशिकाएं जो होती हैं उनकी आकृति निश्चित नहीं होती, वो किसी भी प्रकार का आकार में रह सकती है, किसी भी प्रकार की पाई जा सकती है, उसका माप भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण जैसे सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा 0.3 UM
माइक्रोमीटर जो होता है, यूं बोलता है माइक्रोमीटर की लंबाई, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की है जो। तो इसका आकार और माप इसकी निश्चित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव मिलते हैं पल्लव। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया जीव में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा किस रूप में होता है? मैट्रिक्स के रूप में। इसमें कोई स्पष्ट विभेद केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें कोई भी केंद्रक, स्पष्ट रूप से दिखने वाला केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नगण्य व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। यानी आनुवंशिक पदार्थ जो भी होते हैं आनुवंशिक, उन्हें हम नंगी आँखों या नंगी आँखों से मतलब है यहाँ पे बिना सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते हैं। जीनोमिक डीएनए में के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृद्ध जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। यानी कि जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त इसमें एकल गुणसूत्र और गोलाकार डीएनए भी पाए जाते हैं। जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। सूक्ष्म डीएनए जो भी होते हैं वो इसमें जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाटिज्म कहते हैं। यानी ये जो गोले हैं डीएनए के, जहाँ डीएनए पाया जाता है उसे प्लाटिज्म कहते हैं। प्लाटिज्म। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक की विशेषताएं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता है कि उसमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेद आकार में मिलती है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें कोशिका झिल्ली जो है एक विभेदित आकार में मिलती है, जिसे मीसोस कहते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले झिल्ली के आकार को हम मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अपवर्तन होते हैं। ये तत्व जो है कोशिका झिल्ली अपवर्तन होते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है। यानी कि कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णक लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवाणु कोशिकाएं चालमयान अथवा अचलयमान होती हैं। जीवाणु कोशिकाएं जो हैं वो चलायमान और अचलायमान होती हैं। कुछ कोशिकाएं चलती फिरती हैं और कुछ यूँ की त्यों रहती हैं। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली मिलती हैं। यदि वो चलते फिरने का मतलब थोड़ी बहुत हिलती जुलती हैं तो उसमें कोशिका भित्ति पतली होती है, जिसे कशाभिका कहते हैं, और इसे पतली कोशिका भित्ति को ही कशाभिका कहते हैं। जीवाणु कशाभिका फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है। ये जो कशाभिका जो होती है वो 3 भागों में बटी होती है: तंतु, अंकुश और आधारी शरीर। समझ रहे हैं? ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तंतु, अंकुश व आधारी शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग है। तंतु जो होता है वो कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। यानी कि तंतु जो होता है वो कोशिका सतह के बाहर की ओर दिखता है या फैला हुआ होता है या बाहर की तरफ रहता है। ठीक है दोस्तों,
अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? जॉर्ज पेलेट ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। यानी कि राइबोसोम की खोज 1953 में हुई थी। ये चीज़ पॉइंट रखना। किसने की? जॉर्ज पेलेट ने। किसकी सहायता से की? एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा और राइबोसोम को बताया कि वह कणिकामय संरचना होती है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम होते हैं वो जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़ते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होती हैं और 2 उप इकाइयों से 50S व 30S की बनी 30 सेंटीमीटर की बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपस में मिलकर 70 सेंटीमीटर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित रहती है, यानी कि राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन भी रहती है। राइबोसोम अंतर्व्यापी जलिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो अंतर्व्यापी जलिका जो होती है उसकी बाहरी सतह पर लगे हुए होते हैं। जैसे अंतर्व्यापी जलिका के सतह पर यह राइबोसोम है, उसे खुरदरी अंतर्व्यापी जलिका कहते हैं। जहाँ पे ये राइबोसोम चिपके हुए होते हैं उसे खुरदरी अंतर्व्यापी जलिका कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्व्यापी जलिका चिकनी लगती है। यदि राइबोसोम उस पर नहीं चिपके हुए हैं तो वह चिकनी दिखाई देती है। चिकनी अंतर्व्यापी जलिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्तर होते हैं। चिकनी अंतर्व्यापी जलिका जो है उसमें प्राणियों के लिए लिपिड संश्लेषण मुख्य स्तर होते हैं, यानी कि अंतर्व्यापी जलिका जो होती हैं वो लिपिड में पाई जाती हैं। लिपिड की भांति स्टीरायडल हार्मोन चिकने अंतर्व्यापी जलिका में होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टीरायडल की तरह ही हार्मोन भी अंतर्व्यापी जलिका में होते हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम अंतर्विष्ट पिंड। अंतर्विष्ट पिंड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते, वो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े होते हैं। ये जो होते हैं इन्हें किसी भी प्रकार का कोई बंध या किसी प्रकार से ये बंधे हुए नहीं होते, ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए फॉस्फेट कणिकाएँ, साइनोफाइनल कणिकाएँ और ग्लाइकोजन कणिकाएँ। गैस राजधानी नील रहित बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषण जीवाणु में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कल हम करेंगे कोशिका भित्ति। कल की क्लास में हम कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो बताना क्लास कैसी लगी, क्या आपको पसंद आया, कोई कमी रह गई हो तो बताएं, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। आप देख रहे हैं इंदौलिया क्लासेस। तो दोस्तों कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस आइकन को दबा दें और हमें बताएं आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। आपको अभी सारी क्लासें मिलेंगी, हम आपको इसके साथ चित्र भी लाएंगे, पर थोड़ा अभी टाइम लग रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इंदौलिया क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें।